हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एस्केरिस में कॉपुलेशन और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को। इसके पिछले वीडियो में हमने एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स का जो सेक्स आर्गन था बॉडी में मेल सेक्स आर्गन और फीमेल में फीमेल सेक्स आर्गन के बारे में हमने पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम पॉपुलेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एग बनता है उस एग का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और फीमेल के द्वारा कितने अमाउंट में एग ले किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कॉपुलेशन की। तो एस्केरिस में कॉपुलेशन कैसे होता है? तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो एस्केरिस है वो होस्ट के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो होस्ट के इंटेस्टाइन में जब मेल और फीमेल दोनों एस्केरिस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो कॉपुलेशन की प्रक्रिया होगी। अब कांटेक्ट में आने के बाद जो मेल है वो किस तरह से अपना स्पर्म फीमेल के वेजाइना में रिलीज करेगा, इस प्रोसेस को हमें समझना है। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को समझना जरूरी है। तो आप जो है इस चीज़ को समझने के लिए हमारे जो है इसके पहले वाले वीडियो को चैनल पर जा कर के देख सकते हैं और हम यहाँ पर कॉपुलेशन के बारे में और फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कॉपुलेशन अकर्स इनसाइड होस्ट इंटेस्टाइन। यहाँ पे आपको समझना है कॉपुलेशन होस्ट के इंटेस्टाइन में होता है। और कॉपुलेशन की प्रक्रिया में होता क्या है कि जो मेल एस्केरिस है वो अपना स्पर्म रिलीज कर देता है किसमें, वेजाइना ऑफ फीमेल, फीमेल के वेजाइना में स्पर्म को रिलीज कर देता है। और ऐसा करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है, पीनियल स्पिक्यूल का होता है जो मेल में पाया जाता है। तो मेल का जो पीनियल स्पिक्यूल्स है वो फीमेल के वुल्वा को ओपन करता है और ओपन करने के बाद जो मेल है वो अपना स्पर्म फीमेल के वेजाइना में रिलीज कर देता है, जिस प्रोसेस को हम एजाकुलेशन कहता है। आप जब फिगर को देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इजाकुलेटरी डक्ट होता है और इजाकुलेटरी डक्ट जो है वो मेल की बॉडी में जा कर के क्लोएका में खुलता है और क्लोएका जो है वो किसके द्वारा, एनस या क्लोइकल अपर्चर के द्वारा बॉडी के बाहर खुलता है। तो एनस या क्लोइकल अपर्चर के द्वारा ही स्पर्म को रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पीनियल स्पिक्यूल का रोल क्या होता है। पीनियल स्पिक्यूल मेल का वो फीमेल के वुल्वा को ओपन करेगा और जब वुल्वा ओपन हो जाएगा तो वेजाइना में स्पर्म को बार बार रिलीज किया जाएगा। और ये जो स्पर्म रिलीज होगा वो कौन रिलीज करेगा, तो इजाकुलेटरी डक्ट में स्पर्म होता है जो बार बार कॉन्ट्रैक्ट करके स्पर्म को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि मेल की बॉडी में यहाँ पर लास्ट वाले पॉइंट में ऐसे कर्व्ड स्ट्रक्चर्स होता है और यहीं पर क्या पाए जाते हैं, वन पेयर स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं और यहीं पर क्या होता है, एनस होता है। एनस या क्लोइकल अपर्चर कहते हैं इसको, जिसके द्वारा स्पर्म को रिलीज किया जाता है। जबकि फीमेल की बॉडी में अगर हम देखें तो फीमेल की बॉडी में आप देखेंगे 2/3 वाले पोर्शन पर यहाँ बीचों बीच में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक ओपनिंग मिलता है जिसे हम कहते हैं वुल्वा। और वुल्वा जो ओपनिंग है वो किससे जुड़ा होता है, तो जो वेजाइना से जुड़ा होता है। और फिर वेजाइना जो है वो ऐसे दो प्रकार के यूटेरी में या यूट्रस में ऐसे डिवाइड हो जाता है। इसकी बॉडी में अगर आप यूट्रस को देखते हैं तो ऐसे होता है। तो ये वेजाइना है, ये वेजाइना होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एनस है, एनस। और यहाँ पर एनस के पीछे यहाँ पर क्या जुड़ा होगा इसके, तो यहीं पर होता है इजाकुलेटरी डक्ट। इसके पूरे डायग्राम को देखने के लिए आपको उस वीडियो को देखना जरूरी है। तो चैनल पर जा करके और प्लेलिस्ट में हम एक एक करके हर वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप जा करके इसको देख सकते हैं। तो इजाकुलेटरी डक्ट हो जाएगा ये। अब ये जो पीनियल स्पिक्यूल्स है ये जाकर के क्या करेगा, ये वेजाइना की जो ओपनिंग है इसी को वुल्वा कहता है। तो मेल का जो ये पीनियल स्पिक्यूल्स जो रेड कलर का है वो जाकर के वुल्वा को क्या करेगा, ओपन करेगा। और जब वुल्वा ओपन हो जाएगा तभी इजाकुलेटरी डक्ट में बना हुआ स्पर्म रिलीज किया जाएगा किसमें, वेजाइना में।
यानी विदाउट स्पिक्यूल्स के, अगर यहाँ पे पीनियल स्पिक्यूल्स एब्सेंट हो तो मेल अपना स्पर्म फीमेल के वेजाइना में रिलीज ही नहीं कर पाएगा। यानी स्पिक्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो मेल में पाया जाता है। तो कॉपुलेशन को समझने के बाद या कॉपुलेशन की प्रक्रिया के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि जो स्पर्म है वो चला जाता है किसमें, वेजाइना में, और वेजाइना से किसमें जाता है, यूट्रस में। तो वेजाइना से किसमें चला जाएगा, यहाँ पर यूट्रस में जाएगा, और यूट्रस में जाने के बाद यूट्रस के बेसल पार्ट में ओवा मिलेगा, और ओवा से फ्यूज होकर के कौन सा प्रोसेस करेगा, फर्टिलाइजेशन। यानी स्पर्म और ओवा का यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। आपको ये पता होना चाहिए कि जो एस्केरिस का स्पर्म होता है वो कैसा होता है, तो वो अमीबॉयड होता है। एस्केरिस का जो स्पर्म है वो कैसा होता है, अमीबॉयड होता है। अमीबॉयड स्पर्म, इसमें टेल एब्सेंट होता है, इसमें स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इसके द्वारा ये क्या करेगा, अमीबॉयड स्पर्म स्यूडोपोडिया की सहायता से ये यूट्रस में मूव करके और जाएगा, किसको फ्यूज कर देगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ओवा बने होते हैं। खास करके जो ओवा यहाँ पर मिलते हैं वो किस स्टेज में होते हैं, वो सेकेंडरी oocyte वाले स्टेज में होता है, सेकेंडरी oocyte वाले स्टेज में होता है। तो ये अमीबॉयड स्पर्म है, और ये स्पर्म जो है वो किसको फ्यूज करेगा, सेकेंडरी oocyte को। सेकेंडरी oocyte फीमेल के यूट्रस में मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे ये जो अमीबॉयड स्पर्म है जब ये फ्यूज करेगा सेकेंडरी oocyte को, तो सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एग में। अपना जो है डिवीजन या मैचुरेशन डिवीजन कंप्लीट करके, और कंप्लीटली वो किस में बदल जाएगा, एग में। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एग बनता है वो यूट्रस के अंदर बनेगा। अब एग की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह से एग पाया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है बाहर से देखा गया एग का स्ट्रक्चर है, एस्केरिस के एग का स्ट्रक्चर, और ये जो है उसका सेक्शन कट करके देखा गया है। अब यहाँ पर ये जो एग होता है उसके सरफेस पर बहुत सारे आउटग्रोथ या ऐसे कुछ कांटे नुमा संरचना देखने को मिलता है। इस कांटे नुमा संरचना को यहाँ पर क्या नाम देते हैं, ट्यूबरकिल्स कहता है। और ट्यूबरकिल्स के नीचे यहाँ पर एक प्रोटीन का लेयर होता है। उसके बाद सेंटर में इसकी न्यूक्लियस पाया जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियस से यहाँ पर किसका निर्माण होगा, एम्ब्रियो का। यहाँ एम्ब्रियो इसके अंदर बनेगा। उसके बाद एक लाइपोइड मेम्ब्रेन पाया जाता है इसमें, और काइटिनस सेल पाया जाता है। तो इस तरह की जो संरचना है इसको हम मैमिलेटेड एग कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं कि मान लो यहाँ पर ये जो एग था, एग, और इसको स्पर्म ने फ्यूज किया तो ये फर्टिलाइज्ड एग बन गया। कैसा एग बन गया, ये फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग बना यहाँ पे। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, इस एग का ये क्या होता है, तो ये इसका सेल मेम्ब्रेन होता है। फर्टिलाइज्ड एग का ये क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, और ये इसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसका क्या होगा, न्यूक्लियस, और बाकी ये जो पूरा पार्ट है इसका ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से ये फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग। अब इस फर्टिलाइज्ड एग को जो है मैमिलेटेड एग कैसे बनाया जाएगा, तो उसको हमें समझना है। सबसे पहले होता क्या है कि इसका जो मेम्ब्रेन है सबसे बाहर वाला, यानी जो इसका सेल मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट हो जाएगा। इसका जो बाहर का सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगा, ये जो है सेपरेट हो जाएगा किससे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि साइटोप्लाज्म का लेयर यहाँ पर अंदर आ जाएगा, और साइटोप्लाज्म के लेयर को ये छोड़ करके थोड़ा सा बाहर एक हार्ड लेयर बना लेगा। तो ये इसका न्यूक्लियस है, और ये साइटोप्लाज्म को छोड़ करके और बाहर एक लेयर में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब ये जो बाहर कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो संरचना है ये सेल मेम्ब्रेन की ही संरचना है। जब ये सेपरेट हो जाता है अंडरलाइंग साइटोप्लाज्म से, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाएगा इसमें, यानी सेल मेम्ब्रेन ही क्या बना लेगा, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। अब इसका साइटोप्लाज्म अलग है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाएगी, कुछ समय के बाद ये काइटिनस हो जाएगी, क्योंकि इस पर काइटिन जमा हो जाएंगे। उस समय के बाद ये क्या हो जाएगी,
ये हो जाएगी काइटिनस, मतलब काइटिन की बन जाएगी ये, इस पर काइटिन जमा हो जाएंगे। और काइटिन के जमा होने से ये कैसे बन जाते हैं, तो ये हार्ड हो जाता है। ये कैसे हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। और जब हार्ड हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएंगे, तब इसी संरचना को किस नाम से जाना जाएगा, इसी संरचना को सेल कहा जाएगा। सेल यानी कवच कहा जाएगा। तो पहले फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनेगा, उस पर काइटिन जमा होगा, और काइटिन जमा होने से वो लेयर क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। और हार्ड होने से क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा। तो फर्टिलाइज्ड एग के चारों तरफ यहाँ पर इस पर काइटिन के जमा हो जाने से ये बाहर की तरफ ये थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये जब हार्ड स्ट्रक्चर बनेगा तो इसी को किस नाम से जाना जाएगा, इसी को सेल के नाम से जाना जाएगा। ये सेल है, कवच बन गया इसका सेल मेम्ब्रेन के द्वारा और काइटिन की सहायता से। अब आगे क्या होगा इसमें, यहाँ पे अगले स्टेप में अगर हम देखें, अब ऐसा फर्टिलाइज्ड एग अब ये यूट्रस की तरफ ही आगे बढ़ेगा या यूट्रस में आगे की तरफ जाएगा। अब ये जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सेल बना है, इस सेल के नीचे और सेल या साइटोप्लाज्म के ऊपर यहाँ पर एक और लेयर जमा हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन के नीचे या सेल के नीचे और साइटोप्लाज्म जो है उसके बाहर बाहर एक और लेयर यहाँ पर जमा हो जाता है। अब ये लेयर किसके द्वारा बनते हैं, तो यहाँ पर इस लेयर को अगर हम देखें तो ये जो लेयर बनता है ये जो है एस्टरीफाइड ग्लाइकोसाइड्स के द्वारा बनता है। एस्टरीफाइड ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकोसाइड का यहाँ पर लेयर मिलेगा। अब देखेंगे यहाँ पर ये एक नई लेयर हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्लाइकोसाइड का ये लेयर है, ये लेयर बन जाता है। तो इस तरह से कितने लेयर इसमें दिखाई देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये बाहर बाहर एक लेयर आपको दिखाई देगा जिसे सेल कहा जाएगा या कवच कहा जाएगा, जो काइटिनस होगा। उसके बाद एक लेयर और दिखाई देगा जो साइटोप्लाज्म के बाहर होगा, यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म के बाहर होगा। अब यहाँ पर ये दो लेयर बन गया, एक लेयर जो है वो सेल कहलाएगा और अंदर वाला जो लेयर है वो एस्टरीफाइड ग्लाइकोसाइड्स का बना हुआ लेयर कहलाएगा। तो यहाँ पे अब देखेंगे यहाँ पर टोटल 3 लेयर होता है। टोटल कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर। अब यहाँ पर आगे हम क्या समझेंगे इसमें कि यहाँ पे सेल के बाहर भी एक और लेयर सिंथेसाइज्ड होगा। कहने का मतलब ये है, ये जो एग होता है उस एग में आपको न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियस के बाद आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा। उसके बाद एक लेयर मिलेगा, यहाँ पर साइटोप्लाज्म के बाहर बाहर एक लेयर मिलेगा। और इस लेयर में सबसे बाहर की तरफ क्या मिलेगा, सबसे बाहर की तरफ काइटिन का लेयर मिलेगा या सेल मिलेगा, हार्डेस्ट कवर मिलेगा। तो ये कितने लेयर हो जाते हैं, 2 लेयर हो जाते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों लेयर तो एग के द्वारा ही बनते हैं, बाकी एक लेयर यूट्रस के द्वारा बनेगा। एक लेयर जो है वो किसके द्वारा बनेगा, यूट्रस के द्वारा बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लेयर जो है ये यूट्रस के द्वारा यहाँ पर इसमें सबसे बाहर की तरफ सिंथेसाइज्ड होगा। और ये लेयर जो है कुछ ऐसे कंटिन्यूअस ना होकर के क्या होते हैं, ऐसे उबड़ खाबड़ होता है, ऐसे लेयर। ये लेयर कौन सिंथेसाइज करता है, तो ये तीसरा सबसे बाहर का जो लेयर है ये कौन सिंथेसाइज करेगा, तो इसे जो है यूटेराइन वॉल के द्वारा बनाया जाएगा, यूटेराइन वॉल के द्वारा बनाया जाएगा। अब देखो कितने लेयर हो जाते हैं इसमें। अब इसमें जो है ये जो लेयर होगा इसमें 3 लेयर हो जाएगा और ये क्या होगा, बहुत हार्ड होगा और ये लगभग ब्राउन कलर का होगा, ब्राउन कलर का होगा। और साथ ही साथ ये किसका बना होगा, प्रोटीन का। इसका बना होगा, ये प्रोटीन का बना हुआ होगा। और ये रफ होता है, रफ यानी खुरदुरा होता है। तो इस तरह से एस्केरिस के एग में टोटल कितने लेयर होते हैं, तो 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहर आपको जो लेयर मिलेगा वो रफ होगा, हार्ड ब्राउन और प्रोटीन का लेयर होगा जो यूटेराइन वॉल के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन दिखेगा और उसके अंदर जो है एस्टरीफाइड ग्लाइकोसाइड्स का बना हुआ लेयर मिलेगा। तो इस तरह से आपको क्या देखना है, इसमें टोटल कितने लेयर होते हैं यहाँ आप समझ सकते हैं इसको। यहाँ पे ये जो आउटग्रोथ इसमें देखने को मिल रहा है इसको हम ट्यूबरकिल कहते हैं।
ये ट्यूबरकिल वाला लेयर इसी को यूटेराइन वॉल क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। अब यूटेराइन वॉल के नीचे अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर काइटिनस लेयर आप देखेंगे, ये वाला लेयर आपको मिलेगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये स्टेरिफाइड या लाइपोइड मेम्ब्रेन कहलाएगा ये। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर एम्ब्रियो बनेगा और फिर आप देखेंगे काइटिनस सेल आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ये काइटिनस सेल का लेयर है, इसको आप देख पा रहे हैं, काइटिनस सेल है। ये आपको स्टेरिफाइड ग्लाइकोसाइड्स का बना हुआ लेयर मिलेगा, जिसे हम लाइपोइड मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इस तरह से टोटल कितने लेयर हो जाते हैं, अगर बाहर से अंदर की तरफ देखें तो इसमें टोटल जो है 3 लेयर इसमें दिखाई देता है। अब ऐसे एग को क्या कहा जाएगा, ऐसे एग को जो है मैमिलेटेड एग कहता है। यानी जैसे मैमेलिया में एग पाया जाता है, मैमेलिया में एग पाया जाएगा जिसमें क्या होता है, बाहर कोरोना रेडिएटा होता है, उसके अंदर जोना पेलुसिडा होता है, जोना पेलुसिडा के अंदर वाइट लाइन मेम्ब्रेन होता है। तो ऐसे 3 लेयर उसमें भी पाए जाते हैं, तो ऐसे 3 लेयर इसके एग में भी पाए जाते हैं। तो ये कैसा एग है, मैमिलेटेड एग कहलाता है। और जो मैमिलेटेड एग है, अगर इसे हम इसमें रखें, अगर हम नमक के घोल में रखें, नमक के घोल में रखने पर क्या होता है, सेल के अंदर का जो वाटर है वो निकल जाता है। लेकिन जो मैमिलेटेड एग है उसका ये कैरेक्टर होता है कि इसे अगर नमक के घोल में रखा जाएगा तो इसके अंदर का जो पानी है वो बाहर नहीं निकलने देगा, क्योंकि इसके बाहर क्या होता है, यूटेराइन वॉल के द्वारा बनाया गया हार्ड और ब्राउन प्रोटीन का बना हुआ लेयर बन जाता है। तो इस तरह से ये मैमिलेटेड एग है, बहुत इंपॉर्टेंट है एस्केरिस का। उसके बाद हम अगला देखते हैं, यहाँ पे ये ट्राई लेयर्ड एग जो है ये कितना होता है, 60 से 70 ये म्यू होता है। ये 60 से 70 जो है म्यू इसका लेंथ होता है, और 40 से 50 म्यू इस ये वाइड होता है। मतलब ये लेंथ दिया गया एग का, 3 लेयर होते हैं इसमें। अब आप देखेंगे एग लेइंग का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ये जो एग है उसका डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर जब हो जाता है तो जो फीमेल एस्केरिस है वो क्या कंटेन करेगा अपने यूट्रस में, लगभग 2.5 करोड़, मतलब 2.5 करोड़ मैमिलेटेड एग जो फीमेल है वो अपने यूट्रस में कंटेन करेगा। और फीमेल कैन ले अबाउट 15,000 एंड 2.5 लाख एग्स पर डे। यानी जो फीमेल है वो इतना एग जो है पर डे ले कर सकता है। और जब फीमेल जो है होस्ट की बॉडी में एग ले करेगा तो होस्ट की बॉडी से फेसेस के द्वारा जो एग है वो बाहर निकल आते हैं। अब एग का डेवलपमेंट जो है होस्ट की बॉडी से बाहर होगा, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।